Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Can you hear me? Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Can you hear me? Yes, sir. Oh, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay, okay, okay. Okay. Okay, so how is everyone? sir. Fine. सब ठीक हैं? Yes, sir. Yes, sir. Today Yes, sir. is आज कौन सा दिन है? Saturday. सैटरडे तो है, बट विवेकशाला का कौन सा दिन है? 6th day. Six. Second last day. सेकेंड लास्ट डे. It's the second last. The second last day. तो सेकेंड लास्ट डे में क्या करते हैं? Sir, fun. Sir, activity. मस्ती. मस्ती करते हैं? सर मस्ती की बात चल रहा है इसलिए कहते हैं. मस्ती तो पूरे पूरे विवेकशाला में करी आपने. सर मूवी देखेंगे. मूवी देखेंगे? नहीं, मूवी नहीं देखेंगे. देखेंगे? Yes, sir, देखेंगे. Yes, sir. देखेंगे. Yes, sir. कल आपने हमें मूवी दिखाया था और फिर आपने बोला था सर कि कल बोले भी थे. Yes, sir. आपने बोला भी था. Yes, sir. Yes, sir. आपने बोला था. बोला था मैंने. मैं तो जल्दी भूल जाता हूँ. मेरा माइंड इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है. सर हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है सर. YouTube पे रिकॉर्डिंग भी है, उसमें चेक कर लो. Yes, sir. यूट्यूब में रिकॉर्डिंग भी आ गई. वाह. ओके, देखेंगे. आज के कोड पे पहले थोड़ी चर्चा करेंगे. ठीक है? कौन कौन कुछ बताएगा इसके बारे में? क्या था हमने, क्या लिखा हुआ था? अभी कोई बताएगा किसकी कितनी शार्प मेमोरी है? सर सर मैं चलो मैं ऑन करता हूँ. गौतम जैन. So the quote was, face evil, terror and misery. Sorry, fly away from evil, terror and misery and they will follow you. Fight them and they will flee. Okay, what does that mean? So that means if you face away from your problems in life and you get away from them, they will follow you. You will still have those problems. But if you try to solve them, after some time, they will be solved. Okay, great. आयुष्मान. सर उसमें दे रहा था कि अगर हम लोग अपने प्रॉब्लम से दूर भागेंगे तो वो हमें भी फेस करेंगे, लेकिन अगर हम लोग उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो थोड़ी देर में बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, तो ये हम लोग अपने लाइफ में प्रैक्टिकलिटी में करते हैं या नहीं करते हैं, या हम अपनी प्रॉब्लम से दूर भागते रहते हैं? कौन बताएगा? सर हम अपनी प्रॉब्लम से दूर भागते रहते हैं. भागते रहते हैं. तो उसका क्या सोल्यूशन क्या है? सर हमें अपनी प्रॉब्लम्स को आप फेस करना चाहिए और कुछ टाइम बाद वो सॉल्व हो जाएंगी. ओके. स्वामी. सर ये क्वेश्चन हमें बताना चाहता है कि हम जब बुराई और दुख से भागते हैं तो वो हमें फॉलो करते हैं, और अगर हम उन्हें फेस करते हैं तो फिर वो हमसे दूर भागते हैं. गुड. ओके.
ऋषित, सर इसका मतलब है कि जो बुराई और आतंक और विपत्ति है, अगर उनसे हम दूर भागेंगे तो वो हमारा पीछा करेंगे, पर अगर हम उनका सामना करेंगे तो फिर वो भाग जाएंगे। okay. Can anybody give me an example of this if they have seen that the trouble or the any problem they faced, so and when they started facing it, then problems and those troubles were gone. कोई है ऐसा कोई एग्जाम्पल किसी की लाइफ में? प्राची, यस सर, मैंने एक दिन मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, तो मैंने मेरी वन फ्रेंड जो थी वो खेल ही नहीं रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने बोला कि मुझे रीडिंग अच्छी तरह नहीं आती, तो मुझे क्लास में भी डांट पड़ती है। तो मैंने उससे बोला कि तुम रीडिंग करो ना, 5-2 दिन तक मत आओ। तो उसने बोला नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो फिर जब मैंने 10 डेज बाद उसको देखा तो उसको बहुत अच्छी तरह रीडिंग आती थी, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की। वेरी नाइस। और कोई और बताएगा? आश्वी, आयुष्मान, सर कई बार जब मैं शाम को बाहर निकलता था खेलने जाने के लिए, तो मेरा एक दोस्त था, हमेशा वो मेरे पीछे पीछे भागता था मेरा चश्मा लेने के लिए। मैं उसे धीरे धीरे फेस करने लगा और फिर वो लेना बंद कर दिया। चश्मा लगा था आपका? यस सर, हमेशा मेरे पीछे पीछे भागते रहता था, केवल चश्मा देखने के लिए। अच्छा, और अब नहीं भागता है? ना, अब नहीं भागता, मैं उसे फेस करना शुरू किया। वाह, तो आपको किसने बोला कि उसको फेस करना है? अपने आप से आपको लगा या किसी ने आपको बताया? अपने आप से ही मैं फेस करना शुरू किया। जब मैं नोटिस किया था कि कुछ ज्यादा ही कर रहा है, तो फिर अब मैं उसे फेस करना भी शुरू कर दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रेयांश सिंह। Sir, one of my friends never used to participate in the football matches at my football classes. I asked him why, and he said that he could not kick the ball properly. Then I said to him that he should practice. When he started practicing, he became very good in football. Very nice. Sanav. Sir, when I go to school, there is one student in my van that always poked me and disturbed me. So one day I just faced him and said him that it is not right. So he stopped that. Okay, can you speak in Hindi as well? सर जब मैं स्कूल जाता था तो एक स्टूडेंट था, वो मुझे हमेशा पोक करते रहता था। अच्छा, तो मैंने उसको एक दिन फेस किया और उसको कहा कि सही नहीं है। फिर उस दिन के बाद से उसने करना छोड़ दिया। Good. Anyone else would like to say? कोई है तो वो एकदम से बोल सकता है। I don't see that hands are raised. आयुष्मान है, आयुष्मान कुमार परिवर्तन। आयुष्मान तो बोल लिया। देवांश, ओके देवांश, ओ सॉरी देवांश, हाँ बोलो। हाँ, चोट लगती थी मैं रोता था, लेकिन अब मेरे को चोट लगती है तो मैं नहीं रोता। ओके। आराध्या।
सर एक मेरी फ्रेंड थी जो मुझे बहुत ज्यादा बुली करती थी, तो मैंने उसको बहुत बार समझाया कि मत करा करो, तो मैंने फिर उसको फेस करने लग गया, फिर उसने 2-3 दिन बाद उसको छोड़ दिया। ओके, ऋषित। सर मतलब ये मुझ पे मतलब मैं भी हूँ इसमें, जो कि मैं मतलब उसको लाइक ट्रबल करता था। एक चींटी थी, मैंने उस चींटी को बॉटल में बंद कर दिया था, मतलब होल्स किए थे ताकि वो एयर ले। फिर एक दिन मतलब मैं बार बार उसको हाथ में उठाता था, तो एक दिन उसने मुझे काट लिया और फिर मैंने दोबारा कभी नहीं किया। गुड गुड गुड, वेरी नाइस, ऑनेस्ट एग्जाम्पल। और कौन है? प्राची। प्राचीन तो हो गया ना? Yes, sir. My turn is done. अच्छा, आपने हैंड वो किया हुआ है। आयुष। सर बहुत पहले मैं रनिंग में बहुत बुरा था, तो फिर जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की, तब से अब मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ। Very nice, very good. Clap for all of you. So I think you have understood this thing that Swamiji is trying to tell us that fry from if you're trying to avoid the evil, terror, and misery, let's say something that is not pleasant. Okay, so you can only avoid it because you cannot change, you cannot remove them completely because they will always be there, and that is the part of human condition. That mind travels from past to present and runs to future. Okay, so this tendency of mind brings a lot of misery because mind has got this nature that when mind travels, then mind creates unwavering desires that I want this, I wish I could have that. ऐसा भी सोचता है माइंड। जैसे एक तो सोचता है कि मुझे ऐसा मिल जाए, फिर ये भी सोचता है क्या काश मुझे वो मिल जाता। ठीक है, अफसोस भी करता है हमारा मन। एंड फिर माइंड ये भी सोचता है काश मुझे वो मिल जाएगा, फ्यूचर के लिए भी सोचने लगता है। तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, एन इंटेंस डिजायर हैपेंस, intense level of desire occurs in mind, and that intense desire, if not fulfilled, okay, if not fulfilled, then it becomes misery, then it becomes terror, then it becomes evil. When there are desires in our mind and we want to fulfill those desires, and then suddenly world cannot act according to our wish, right? If I want that, ऐसा थोड़ी ना कि पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलेगा। तो हो सकता है कि वो डिजायर कंप्लीट ना हो, तो आई विल बी सैड, आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड, एंड इट विल बी अ सिचुएशन वेयर मिजरी विल टेक द पोजीशन in my mind. So he says that fly from evil, terror, and misery, and they will follow you. So you can't help it. You try to close your eyes, then your mind will say कि अरे तुम्हारे साथ तो बुरा हो गया, तुम्हें तो मिला नहीं, तुमको तो वो चाहिए था। तो you cannot fly. You have to face them, and they will flee. So one of the ways we have understood how to face it when we try to control this mind, this monkey nature of mind. And in general sense, the kind of example that you gave, कि हमने ऐसा ऐसा किया और हमारी problem solve हो गई, you said that. So the general example, we can take it from the life of Swami Vivekananda. There is one story when he used to talk about that story in several places. The story is very small, but उसका message बहुत बड़ा है. Story बहुत इतनी बड़ी है नहीं वो, पर उसका message बहुत बड़ा है. And that is the central message of that story. And the story goes like this, that Swami Vivekananda एक बार during his monk life, जब वो सब जगह travel कर रहे थे ना, कल हमने देखा है वीडियो में, जब इंडिया में इधर उधर वो travel कर रहे थे barefoot, देख रहे थे हर जगह जाके, तो उस समय वो काशी में थे। ठीक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल।
वहां पे उन्होंने मंदिर में जाके अपना प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, जो भी किया. Then he was coming out, and then there was a narrow lane outside the temple. So that narrow lane was so much narrow that it was impossible for one person to pass if a lot of people are coming from other end. So then suddenly what happened that the group of monkeys started coming. सामने से बंदर आने लगे, तो ग्रुप था पूरा. तो उन्होंने देखा, तो उनको लगा कि यार ये तो बंदर इतने सारे आ रहे हैं, तो वो डर गए. अब वो जा रहे थे इस डायरेक्शन में और उन्होंने अपना डायरेक्शन उल्टा कर लिया, completely opposite, and then he started moving towards the opposite direction, and those monkeys, the group of monkeys started chasing him. So if he is moving his feet forward fast, then monkeys are also started running, and then he started running, monkeys also started running and chasing him. Then after maybe 500 meter or so, then suddenly there was some man started shouting, a sadhu, a saint. He saw the whole thing happening. He kind of shouted that, stop, not face the brutes. रुको मत, सामना करो. So suddenly these words when he heard, he stopped. Okay, and then he faced those monkeys who were chasing him, the whole group of monkeys. And as soon as he turned to watch them, they all ran away. So he used this incident several places where he says that do not fly away from your problem. Face them. If you face them, then you will eventually, those problems will run away from your life. But the thing is, problems and its nature is so vast that when they arrive in our life, we're trying to avoid it rather than facing it. And several of us, we try to do that. And what happens when we try to do that? And those problems, if the nature of the problem is so small, and when we start to ignore them or do not, when we start to avoid them, then they take bigger shape suddenly. And they capture us. And they become a huge problem for us. So that's what he says, that face them and they will flee. Now when he say it, then we can learn from his life only that how, in spite of several problems, he had this idea of going to a country where nobody knew him. At that time when there was no such communication, अभी अगर हम किसी दूसरे कंट्री में चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो हम कर ही सकते हैं अपने लोगों को, अपने कंट्री में. But that time this was not possible. You have to travel from one country to another. वो भी शिप में जाएंगे और कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होगा. If you try to inform this to your relatives, you will write letters and send. कितने दिन में पहुंचेंगे वो लेटर्स? 10-15 दिन में पहुंचेंगे. उसके बाद पता चलेगा. 10-15 दिन में आपके साथ कुछ भी हो सकता है. So that example is basically resonating with his life only, the mission of his life. एक ऐसे कंट्रीज में. और इसमें और भी कुछ चीजें हम लोगों ने देखी थी कल की मूवीज में, बट बहुत सारी चीजें उसमें है नहीं जो चीजें हम लोग क्योंकि वो इतनी छोटी सी मूवी में कवर नहीं होंगी. बट देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम हिज लाइफ वेयर व्हेन ही रीच्ड देयर पीपल स्टार्टेड टीजिंग हिम, नोबडी वाज गिविंग और ऑफरिंग एनी प्लेस. वो तो हमने देखा था कल. बट देन ऐसी भी सिचुएशंस आई थी पीपल वांटेड टू किल हिम एज वेल. दे वांटेड टू give him poison and kill him because he became famous. So when you become famous, what happens?
You create a lot of followers, you create a lot of fans, you create a lot of friends. At the same time, simultaneously, you create people who jealous out of you, you create enemies. होता है ना ऐसा, किसी की सक्सेस होती है तो फिर ऐसे भी तो होता है कि लोग चिढ़ते हैं उससे. So there were a lot of such incidents where people wanted to kill him, and he was about to take that cup of poison, I mean cup of tea or cup of whatever that has got poison, and then suddenly some call came from inside that no, don't do it. So Swami Vivekananda was not alone actually. He was carrying his the great blessing of his master. तो whenever ऐसा situation आता था जब कुछ ऐसा होना था जो उनके मिशन को रोकेगा, तो उनके अंदर से अपने आप से उनके मास्टर की एक इंस्पिरेशन आ जाती थी. वो उनको बोलते थे कि लेट्स डू इट, लेट्स नॉट डू इट. दैट्स हाउ ही यूज्ड टू गेट दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज गुरु. तो ये उनकी कहानी है. तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट थे जहाँ पे लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू किया, लोगों ने उनको टीज करना शुरू किया, उनके ड्रेसिंग पे कमेंट किया, उनके कलर पे कमेंट किया. तो बट किसी भी चीज से वो घबराए नहीं. एक one of such incidents where that so shows the courage and faith and the concentration and focus. एक बार क्या हुआ कि वो एक लेक्चर ले रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने उनको घेरा था. तो कहीं भी पार्क में कहीं पर भी वो जब होते थे तो लोग घेर लेते थे उनको. तो ऐसा ही एक दिन था, तो वो लेक्चर ले रहे थे, वो बता रहे थे किसी चीज के बारे में. ही वाज टॉकिंग अबाउट इंटेंस फेथ एक्चुअली. तो कंसंट्रेशन, द पावर ऑफ द माइंड. तो कुछ काउबॉयज थे, उन्होंने देखा कि देखो ये क्या, सारे लोग तो इसी को बड़ा वो कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, पार्क में भीड़ लगी हुई है, कौन है ये आदमी. तो काउबॉयज वो होते हैं ना जो थोड़ा फ्लैम्बॉयंट होते हैं, थोड़े वो सुपर हीरो टाइप के बने रहते हैं. देखें काउबॉयज हैट वैट पहनते हैं, गन्स होती हैं उनके पास, घोड़े में जाते हैं. तो वो उनको थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा बिकॉज ऑफ हिज फैन बेस. उनको लगा कि ये इसको तो हम लोग वो करते हैं, एक्सपोज करते हैं, लेट्स एक्सपोज दिस मैन. और ये बोल रहा है इंटेंस फेथ और कंसंट्रेशन के बारे में, पर इसका खुद का है भी या नहीं. तो वो काउबॉयज गए उस भीड़ में और उस भीड़ को स्वामी विवेकानंद को बोले कि ये जो तुम बोल रहे हो, क्या तुम इसमें एक टम्बलर में बैठ के बोल सकते हो. एक टम्बलर होता है ना, एक बड़ा सा बर्तन जिसपे कुछ लोग वो रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, वाटर बड़ा सा होता है टम्बलर, जैसे उसको बोलते हैं टम्बलर. एक लकड़ी का एक बर्तन होता है बड़ा सा, ड्रम टाइप का. तो उसमें बैठो को बोला. और क्यों बोला? क्योंकि उनके पास गन्स थी, तो धमका के बोला उसमें खड़े होके लेक्चर दो. तो वो उसमें खड़े हो गए, और देन जब वो लेक्चर दे रहे थे तो वो लोग शूट करने लग गए. गन्स वाज वेरी कॉमन. हमारे देश में गन्स इतनी कॉमन नहीं है, बट यूएस में यहाँ वहाँ हर जगह गन बहुत कॉमन. वो कहीं से भी मिल जाएगा बिना किसी लाइसेंस के, बच्चों को भी गन मिल जाएगी. तो दैट इज वाई उनके यहाँ इतनी प्रॉब्लम रहती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होते रहता है. देखा ना, कभी यूएस में मास फायरिंग हो जाती है, कोई कॉलेज में जाके कोई आदमी फायरिंग कर देता है. बहुत सारे स्कूल्स में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं वहाँ पे. तो दे डोंट हैव दिस लॉ दैट दे कैन कंट्रोल, बिकॉज वो वहाँ उनके यहाँ पे ऐसा ही है. तो वहाँ भी ऐसा ही था, एवरीवन वाज यूजिंग इट. एक कहानी में देखा था, वो गन शूट कर रहे थे जो एक्शेल वाली, वो भी ऐसी कहानी है. गन सबके पास होती थी. तो वो जो थे वो बोले कि अब खड़े हो जाओ उधर पे और हम वो करेंगे, शूट करेंगे. तो देन ही क्या करेंगे, वो तो खड़े थे ही वहीं पे. तो वो बात कर रहे थे और वो शूट कर रहे थे. तो गोलियां आ रही थी यहाँ से ऐसे ऐसे करके. तो जब गोलियां आ रही थी तो वो ये चेक कर रहे थे कि इन गोलियों से डरता है या नहीं. लेकिन स्वामी विवेकानंद तो स्वामी विवेकानंद ही थे. उनका माइंड तो
नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा ऊपर था, तो वो एक बार भी नहीं डगमगाए और उन्होंने अपना पूरा लेक्चर खत्म कर दिया। और जो काउबॉयज थे ना, वो लास्ट में जब उनका सब हो गया, वो थक गए, तो देन उन्होंने भी उनका लोहा मान लिया कि यस, ही इज द मैन हु वॉक्स हिज टॉक। मतलब ही इज नॉट अ हिपोक्रेट मैन। हिपोक्रेट से मतलब होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देन दे एक्सेप्टेड हिम कि हाँ नहीं, ही इज राइट मैन। तो उसके बाद वो फिर फ्रेंडली हो गए, फिर वो स्टार्टेड अटेंडिंग हिज लेक्चर्स एज वेल। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। आश्वी, व्हाट डू यू वांट टू से? आश्वी, ओके, चलो मैं दिखाता हूँ आपको एक स्टोरी। उसका नाम है अनशेकेबल। दैट इज अबाउट हिम ओनली। ये जो कहानी है, Perhaps one of the most trying experiences that Swamiji had on his lecture tour occurred when he was visiting a small town in the Midwest. Hearing him speak of Indian philosophy, a number of university men who had taken up ranch life and become cowboys wanted to put him to the test. Did he not say that a person who had realized the highest is equable under all conditions? So, they invited him to lecture. Welcome, Swamiji. We were all eagerly waiting. There's the platform. Please lecture from there. Lord, the center, the unity of everything, and that is eternal existence, eternal knowledge, eternal bliss. Neither death nor disease, nor sorrow, nor misery, nor disrupted despair. The truth in thee I see, and that which is within thee is within me, and I am that. All right, good fella. A man of his word. Had you shown a faintest sign of being alarmed, we would have branded you a tenderfoot, the term we use for an inexperienced Easterner, new in the Wild West. But we now know that you're what you preach. The ideal man is he who, in the midst of the greatest silence and solitude, finds the intensest activity, and in the midst of the intensest activity, finds the silence and solitude of the desert. He has learnt the secret of restraint. He has controlled himself. He goes through the streets of a big city with all its traffic, and his mind is as calm as if he were in a cave where not a sound could reach him, and he is intensely working all the time. That is the ideal of Karma Yoga, and if you have attained to that, you have really learnt the secret of work. Sir, when will you show the movie? When will show a movie? ये भी तो मूवी है। मूवी तो देख, ये that is these are some of the most important aspect of his life जो मूवी में है ही नहीं, और आपको पता होने चाहिए। No, sir. You said that you will show the movie. Yes, I am also man of my word, so don't worry about that. I will show you the movies. चलो, कल हमने देखा था कि स्वामी विवेकानंद कहाँ से कहाँ पहुंचने के बाद ही रिटर्न टू इंडिया। तो आज हम वहां से आगे देखेंगे। इंडिया आने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, वो सब आज की मूवी में देखेंगे। और ड्यूरिंग दैट टाइम कीप योर माइक म्यूट
so that no one speaks from behind, okay? Okay, sir. He goes through the streets of a big city with all its traffic, and his Swamiji, please place your first step on my head before you touch the Indian soil. His Highness, I am touched by your gesture. But, O King, your head should only touch the feet of Lord Rameshwaram the Almighty. And now, please take me to him so that I can place my head on his feet. It is in love that religion exists, and not in ceremony. In the pure and sincere love in the heart. Unless a man is pure in body and mind, his coming into a temple and worshipping Shiva is useless. External worship is only a symbol of internal worship. But internal worship and purity are the real things. We are gathered here to present an address of welcome to Swami Vivekananda, a man in a million, verily a prince among men. I come before you, my brothers and sisters, not as a sannyasi nor a preacher, but as the same local boy that you used to know. The Parliament of Religions may have been a great affair, but it was only a beginning. From my travels, I have realized that effective organization will be the key if we are to achieve anything great and permanent. This ability to create institutions which organize and mobilize people on a grand scale, enabling them to achieve great results, is the gift that I bring from America, and which I hope we in India can apply to achieve our own great results. Hori Bol!
Master's physical form is no, but his spirit works through us with our every breath. And so, to perform our service to God by serving our fellow men, we will form an association with the name of the Great One who inspired us to become sannyasis. Let our organization therefore be named the Ram Krishna Mission. By Jiminy, I think that Miss Margaret Noble might just be the one to put that part of the plan into effect. Miss Noble, I hope you will consent to be part of this great work. The education of our girls is essential if India is to rise to her true place of greatness among the nations of the world. But many hurdles are yet to come. Before we learn today's Sanskrit verses, we'll recapitulate yesterday's studies. What happened? Have you not completed your homework? I finished it all. Then? Sister, my family has asked me to leave the school. The neighbors are very angry with me for coming here. My uncle has given in. Don't lose hope, my child. Swami Vivekananda himself is our strongest supporter. Oh my God. Huh? How did he die? Good Lord, it's the plague! Plague? Oh my God! Don't touch him! Don't touch him! God must be very angry with us! Don't stop! Run! Run! Last time, it took a toll of thousands! We have to get out of here! We will all die! We must clean the entire neighborhood. People do not spread the plague, but if we can remove unclean conditions brought about by the rest of the city using these poor neighborhoods as a dump, the plague will cease. Whilst treating the sick, we must respect religion, caste, and the modesty of women. But most of all, we must always remember that in serving our fellow men, we are serving God Himself. But Swamiji, where is that strength in us? I would have felt myself blessed if I had 100th part of your power, Swamiji. How foolish! How foolish! Power will come by itself. Put yourself to work, and you will find such tremendous power coming to you that you will find it hard to bear. Even the least work done for others awakens the power within. Even thinking the least good of others gradually instills into the heart the strength of a lion. I love you all. I love you all ever so much. But I wish you all to die working for others.
We need more volunteers. We have more sick people than we can handle. Saying I can will not do. Show me! Show me through action what you can do. And only then I shall know that you coming to me has done some good. Get up! Get up and put your shoulders to the wheel. How long is this life for? If you have come into this world, leave some mark behind. In every one of you lies that eternal power. Try to wake it up. Brothers, let's start by clearing up this garbage right here. But this is incredibly filthy and completely disease-ridden. Why should we expose ourselves to such a terrible risk? Okay, brothers. I'll do it myself. The conditions, which are immediately preventable, appear to be twofold: insanitation and ignorance. And if hard work is done to remove these evils, this plague shall prove a friend to mankind in the long run. Please forgive us. If you can do this, so can we. Friends, this will prove to be one of its first and greatest service, less lane in the humanizing of the lower castes, a call of brotherhood. Let's join hands to eradicate this evil. What's that? I don't know. Do you think it is coming from the garbage? Are more rats coming to attack us for destroying their homes? Look! Whatever it is, it's almost you! Sister Nivedita? Darling child, you must live for us. For all of us. Sister! Sister, she stopped breathing! Help! I'll take her to the doctor. Child, Mommy. Thank you, sister. Thank you. Thank you. Vishwacharyam Jagadvandyam Vivekanandarupinam Vireshwarat Samutpannam Saptarshi Mandala
The promise is no longer his own. It has now become the mantra of the youth of the nation. Padmaksham Gauravigraham Dhyayet As more of India's sons and daughters rise up with knowledge, dedication and sacrifice, our country will once again take its rightful place as a great leader of the world. खत्म हो गई। सर इसके आगे क्या होता है? इसके आगे? यस सर। इसके आगे तो कुछ भी नहीं होता। इसके आगे तो जो हो रहा है वो हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। इसके आगे केवल क्रेडिट्स आते हैं। इसके आगे मूवी के आगे in reality the organization that he established called Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. It's been more than 125 years since its inception, and this year has been mark of 125th celebration of establishment of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, जो स्वामी जी ने establish किया था। और 125 साल से जो अभी हमने देखा लास्ट के कुछ सीन में, जहाँ पे जो लोग डिप्राइव्ड हैं, लेस प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, people who cannot afford things, Ramakrishna Mission is giving health, education, food, shelter, all these things to these less privileged and deprived ones. और ये है, this is the foundation of Ramakrishna Mission that was established by Swami Vivekananda, and the tagline of or the mantra that Ramakrishna Mission follows is Atmano Mokshartham Jagat Hitaya Cha. मतलब अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जीवों की सेवा, जगत की सेवा. With this motive, Ramakrishna Mission is working from past more than 125 years. तो ये है इस कहानी के बाद, जो आपने पूछा कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ. इसके बाद पूरे विश्व में more than 200 सेंटर्स बने, 250 से ऊपर सेंटर्स हैं. दिल्ली में एक रामकृष्ण मिशन सेंटर है, और गुड़गांव में रामकृष्ण मिशन सेंटर है आपके आसपास, और इसके अलावा पूरे देश में, और उसके अलावा उन सारी जगह जहाँ स्वामी जी के पैर पड़े थे फॉरेन में, वहाँ पे भी रामकृष्ण मिशन के सेंटर्स हैं, और वो वही काम कर रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि जीवों की सेवा करना, एंड दे आर डूइंग इट. रामकृष्ण मिशन स्कूल्स रन करते हैं, हॉस्पिटल्स रन करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं. जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर अकर होता है, वहाँ पे रामकृष्ण मिशन कुछ न कुछ रिलीफ वर्क करता रहता है. तो the vision, the mission Swami Vivekananda had, Ramakrishna Mission is carrying that vision and mission forward, and it's been more than 125 years now. Okay, ये है उस कहानी का जो कि एंड नहीं हुई है, जो कि चले जा रही है. सर
Yes. Sir, Yes. you told us that many incidents happen with Swami Vivekananda. Some people tried to kill him. How many incidents had happened like this? Incident as in several things, not just the ones that are difficult ones, but all the incidents are quite inspiring from his life. Just say, for example, Swami Vivekananda once traveling, okay, the first time when he was traveling, तो वो शिप से जा रहे थे, तो जापान में शिप पहुंचा था जब वो शिकागो जा रहे थे, तो शिप वाज रीच्ड नियर द कोस्ट ऑफ जापान. तो देन उस शिप में बहुत सारे लोग थे, कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कुछ बिजनेसमैन थे जो कि किसी बिजनेस के लिए बाहर जा रहे थे. तो उनमें से एक थे जमशेदजी टाटा. सुना है किसी ने नाम? No, sir. Yes. No, sir. Yes, sir. टाटा नाम किसने सुना है? No, sir. Yes. तो who was the founder of Tata Group? किसने शुरू किया था? जिसका भी आपने नाम लिया. Yes. Sir, Jamshedji Tata. Who said this? Okay. तो जब वो डेक पे थे तो उनको वो दिख गए होंगे, बिकॉज स्वामी विवेकानंद तो वो तो थे ही ऐसे कि कोई भी उनके साथ उनको देख के इम्प्रेस हो जाता था. तो जमशेदजी टाटा ने भी उनको देखा और उनसे बात करना शुरू किया. तो जब बात हुई तो पता चला कि ऐसा ऐसा है, वो किसी पर्पस के लिए जा रहे हैं, और एक दूसरे के साथ उन्होंने डिस्कशन किया कि आप किस लिए जा रहे हो, बोले आप किस लिए जा रहे हो. तो उस समय इट वाज जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, बिकॉज स्वामी जी तो इतने फेमस थे नहीं उस समय जब वो जा रहे थे. तो बट जो इंसान इतना इंटेलिजेंट हो और इतना उसका माइंड इतना वो हो, तो उससे तो कोई भी बड़ा इंसान पहचान ही लेगा, है ना. तो जमशेद जी ने वो चीज तो उनके अंदर देख ली कि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन. तो उन्होंने जमशेद जी से पूछा कि व्हाई आर यू गोइंग, व्हाट्स योर पर्पस. तो ही सेड कि आई विल गो टू जापान एंड देन फ्रॉम देयर आई विल गो टू यूरोप. देन वहां से मैं कुछ स्टील और आयरन इंपोर्ट करके लाऊंगा इंडिया, फिर कुछ बनाऊंगा. टाटा इनटू स्टील ना, तो ये सब उनका आइडिया था. तो स्वामी जी ने उनको बोला कि आप इसको वहां से क्यों लेके आएंगे, व्हाई आर यू टेकिंग इट, ब्रिंगिंग इट फ्रॉम देयर, व्हाई कांट यू मेक इट इन योर ओन कंट्री. तो उन्होंने फिर उसके पीछे एक पूरा रोड मैप भी बताया कि इफ यू डू इट इन योर ओन कंट्री, द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज यू विल ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट टू योर ओन पीपल, यू विल कीप मनी इनसाइड योर कंट्री विल ग्रो. तो उनको वहां से इंस्पिरेशन मिला था कि रादर देन इम्पोर्टिंग सब, जब हम किसी दूसरे कंट्री से कोई चीज लेके आते हैं तो क्या होता है, हमें उस कंट्री को पैसे देने पड़ते हैं, तो हमारे देश से तो पैसा बाहर जाएगा ना. लेकिन अगर हम उसको अपने देश में बनाएंगे, जैसे मेक इन इंडिया सुना है आपने? मेक इन इंडिया. अच्छा, मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं कि आप अपने कंट्री में चीजें प्रोड्यूस करो और दूसरे कंट्री को दो. दूसरे कंट्री से लो नहीं. अगर आप दूसरे कंट्री से लोगे तो आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे ना. तो आप अगर बहुत पैसे देंगे तो आपकी जो इकोनॉमी है वो डाउन जाएगी. बट इंडियन इकोनॉमी, आपने अभी कभी अगर आप सुनते हो, कभी पढ़ते हो न्यूज, तो पिछले 2 साल में इंडियन इकोनॉमी राइज करी है. इंडिया हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यूके को भी हमने पीछे. तो एक ऐसे कंट्री को जिसने हमारे देश को एक स्लेव बना के रखा था, हमने उस कंट्री को भी अब पीछे कर दिया है ना. तो this was the idea that Swami Vivekananda gave him, inspired him, and then he said that apart from that you should start investing in young minds as well. क्योंकि अब आप जिस एज पे हो, कुछ समय आप काम करोगे, उसके बाद तो फिर आप रिटायर हो जाओगे, तो यंग लोगों पे आप कब इन्वेस्ट करोगे. तो these lines were there, और ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था. And then what happened after few years? जब वो वहां से वापस आए स्वामी विवेकानंद, तो कुछ सालों के बाद
जमशेदजी टाटा ने एक लेटर लिखा, ठीक है। वो लेटर पिछले साल, आपको याद है रेयांश पिछले साल के सेशन में थे, पिछले साल के वैलिडिटरी सेशन में एक चीफ गेस्ट आए थे, तो वो टाटा ग्रुप से थे और उन्होंने इस स्टोरी के बारे में भी बताया था। तो वो जो लेटर उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने उस मिशन के बारे में बताया जो जमशेदजी टाटा ने सोचा था, और वो मिशन था एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना जो यंग इंजीनियर्स और यंग साइंटिस्ट को इंडिया में प्रमोट करे, और वही यंग इंजीनियर एंड साइंटिस्ट इस कंट्री में रहते हुए इस कंट्री को ग्रो करें। तो वो था उनका एक सपना कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो, और उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc। कभी आप पढ़ाई करेंगे, जब आपने सोचा होगा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो तब आप सोचेंगे मुझे कौन से कॉलेज में जाना होगा, तो तब आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे, तो उसमें से एक नाम आएगा IISc भी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सो वो सेटअप किया उन्होंने, और जब उन्होंने सेटअप किया तो उन्होंने लेटर लिखा स्वामी विवेकानंद और उनको रिक्वेस्ट किया कि वो उस इंस्टीट्यूट के एक डीन बन सकते हैं। रिक्वेस्ट किया कि वो चाहते हैं कि वो उस इंस्टीट्यूशन के हेड बने। उनको वो लेटर लिखा कि मुझे लगता है कि आप ही हैं जो इस पोजीशन को जस्टिस दे सकते हैं, बिकॉज आप ही की वजह से ये हो रहा है। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। तो लेकिन उन्होंने उस एक्सेप्टेंस को बहुत ही सरल भाव से रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज ही न्यू दैट ही हैज अ डिफरेंट मिशन। तो बट देखो आज IISc इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोलते हैं उसको। तो दैट वाज आल्सो स्वामी विवेकानंद's आइडिया। और ऐसे कितने आइडियाज थे। उन्होंने 50 इयर्स अगो उन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी, उन्होंने बोला था कि इंडिया विल गेट फ्रीडम इन 50 इयर्स। एग्जैक्टली 50 इयर्स में इंडिया को फ्रीडम मिला था, 1947 में मिला था, एंड ही सेड इट इन 18 कितना होगा 1807, यस नहीं 1807 1890 1897। एंड देन स्वामी जी की जो बुक्स थे, जो कलेक्शन थे, उससे बहुत लोग इंस्पायर हुए। लाल बहादुर शास्त्री, आपका सुभाष चंद्र बोस, देन बाल गंगाधर तिलक, और अगर मॉडर्न कंटेम्प्रेरी लोगों में बोलें तो APJ अब्दुल कलाम, एवरीवन। महात्मा गांधी हैज सेड अबाउट स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर हैज सेड अबाउट स्वामी विवेकानंद। तो इतनी कम उम्र में 39 ईयर की एज में उन्होंने इतना कुछ अचीव किया था कि वो आने वाले पता नहीं कितने सालों तक लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करेगा। तो सारे लोग जो अपने जीवन में कुछ आज अच्छा कर रहे हैं, जो इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं, जो इस देश को आगे लेके जा रहे हैं, ऑल आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियाज ऑफ स्वामी विवेकानंद, दैट इंडिया को कैसे आगे लेके जाना है। I'll show you one video where he is talking about his plan for India. ठीक है, देखना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Wait. Net slow.
Sir, is there a problem? Yes, there is a problem. Can you hear me? Sir, it is also fine. Sir, we can hear you, but we can't see. Yeah, you can't see me because my net is not working properly, I think. That's why I thought maybe I can close my video so that you can watch this. Let me share it. Huh? But sir, a few minutes ago you were visible to us. Yes, that's the magic of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda. Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Chalo. Yes, sir. Swami Vivekananda was truly fearless. At the same time, he was deeply compassionate. His love and compassion for his countrymen was fully awakened as he traveled across the country. He traveled the length and breadth of India as a wandering monk. He wanted to see how the people lived. India is a big country. It is the home of many different kinds of people. Swamiji wanted to see them all. He walked amidst the snow-clad Himalayan mountains down to the plains. He passed through many holy cities. He saw many historical sites. He crossed the deserts. He stayed with the kings and with the cobblers, ate what chance brought. Wherever he went, he saw that the nation was sinking in the depths of poverty and starvation. The masses were leading a life of lethargy. He saw the misery of people. They had lost their courage and had no faith in themselves. They were crushed and helpless. When Swamiji saw this, he wept. He thought of how great India had been in the past. He thought of great saints and sages. He wept to see how low that nation had fallen. He spent many sleepless nights thinking how his country could become great again. Thinking thus and walking, he finally reached the tip of India, Kanyakumari. He swam through the dashing waves and reached the rock on which he sat. Sitting on this rock, looking at his beloved motherland, he wept again to think of the misery of his countrymen. Lord, what shall I do? Help me, guide me. Swamiji went into deep meditation. He meditated for 3 days and finally discovered what had to be done. A parliament of religions was to be held in America, in the city of Chicago. Leaders of all the different religions of the world were going to participate. On the last bit of Indian rock, I hit upon a plan. I will go there. I will tell them about the ancient religion of India. I will tell them what I know, and I will learn from them the things that they know. Our people have lost faith in themselves. I will bring back that faith to them. Now I go, but when I return, I shall awaken the sleeping millions. On 31st May 1893, Swami Vivekananda sailed for America. During his wandering days, Swamiji both learned and taught. He wanted Hindus to avoid both the outmoded orthodoxy, still advocated by fanatical leaders, and the misguided rationalism of the westernized reformers. He was struck by the essential cultural unity of India in spite of the endless diversity of form. And the people who came to know him saw in him the conscience of India, her unity and her destiny. During this period, Swamiji felt within him a boundless energy seeking channels for expression. The regeneration of India was uppermost in his mind. A reawakened India could, in her turn, help the world at large. He wanted the Hindus to cultivate self-confidence. Appreciation of India's spiritual culture by the prosperous and powerful West, he thought, might give the Hindus confidence in their own heritage.
Okay. Here I just want to give you a perspective. In the last slide, you saw that there is a word called Hindu. So when you hear this word Hindu, that is not the one that we usually hear these days. Okay. It doesn't mean that he said that it is just for Hindus only. Hindu is basically called people who belong to this landmass of India, not just Hindu, Muslim, Sikh, or Christian, not that kind of Hindu that we usually say these days. But the Hindu means the one who is a part of India, the one who is the part of Indian geography. ठीक है, उस सेंस में उसको हिंदू बोला है वहां पे. तो वो उसमें कोई भी क्रीड, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई भी सेक्ट्स, सब उसमें आता है. और अगर उसको हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो हम बोलेंगे इंडियंस. बट इंडियन इज अ वेस्टर्न एस्टेब्लिश्ड वर्ड. भारत का नाम भारतवर्ष है, इंडिया भी नहीं है. हिंदुस्तान हम लोग बोलते हैं, पर उसको अगर हम लोग शुद्ध भाषा में बोलें तो हमारे देश का नाम है भारतवर्ष. और हिंदू इसलिए वर्ड यूज किया जाता है, हिंदुस्तान इसलिए वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि जो भारतवर्ष की तो ज्योग्राफी है, जो कि हमारी जो सभ्यता है वो कहाँ से आती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से. उसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं ना, इंडस वैली. तो वहां से वो वर्ड धीरे 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 बोलने के टोन में सिंधु से वो चेंज हुआ हिंदू. तो जो हिंद महासागर के ऊपर जो हमारा देश है, इसलिए उसको हिंदू बोला जाता है. नॉट कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. ऑलवेज रिमेंबर दैट. हिंद महासागर पता है क्या है? इंडियन ओशन. इंडियन ओशन को हिंदी में बोलते हैं हिंद महासागर. ठीक है. तो उस आइडेंटिटी की वजह से हिंदू वर्ड यूज किया गया, एंड दैट इज फॉर इंडियंस, नॉट फॉर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. मतलब समझ लो कि हिंदू एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर सब हैं. उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हम बोल रहे हैं अलग अलग, वो सब उसके अंदर आते हैं. समझे? इसका मतलब ये है. एंड दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग अ हिंदू. ठीक है. कोई भी है हिंदू, कोई भी हो सकता है. सिख कैन बी अ हिंदू, Christian can be a Hindu, a Mohammedan can be a Hindu, because he is in the land mass. हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है, जिस लैंड मास के अंदर हम रहते हैं, उस लैंड मास का ही नाम हिंदू है. हिंदुस्तान है, उसमें जो रहेगा वो हिंदू है. जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूँ तो लोग मुझे कह सकते हैं गाजियाबादी. ठीक है. जैसे कोई रहता है ग्रेटर फरीदाबाद, तो आपको बोलेंगे फरीदाबादी. अरे वो तो फरीदाबाद में रहता है. ठीक है. तो जैसे दिल्ली वालों को क्या बोलते हैं? डेलियाइट बोलते हैं ना, जो दिल्ली में रहते हैं उनको डेलियाइट बोलते हैं. ये एक नॉर्मल लैंग्वेज है बोलने का. वैसे ही कंसिडर करना है उसको. ठीक है. समझ गए? गुड. एनी क्वेश्चन यू हैव? नो. No, sir. ओके. Yes. No, sir. Sanav has a question. No, sir, I don't have a question. I'm saying, do you know why I kept my name Indus Quality Foundation yesterday? Because you belong to Indus Quality Foundation. No, sir, not quite. Because in your profile it is also showing the same thing, and you are the host of the meeting right now. So I thought if I put this name, I will become a host also. You want to become the host of the meeting? Yes, sir, I was just trying. Oh. Okay. I have made you co-host now. चलो, अब क्या करना है तुमने? I have given you the right. Now you are the co-host. Okay. ठीक है? Okay. देवांश. देवांश, जब भी आप माइक ऑन करते हो तो आपकी आवाज बहुत ब्रेक करके आती है. मुझे ही आती है, सबको आती है, पता नहीं. सभी को आती है.
हम्म हाँ दिवंश, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है बेटा. देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द मे बी माइक और समथिंग. सर सन्वी को कुछ पूछना. यस शानवी. Sir, yesterday you have said to write a business idea. So, sir, tomorrow the phone was not free. So, can I send you today? आपने भेज दिया? सर कल फोन फ्री नहीं था तो मैं आज भेज दूं. हाँ भेज दीजिए. Okay, sir. रेयांश. Thank you. थैंक यू. Sir, which was the first religion ever created? फर्स्ट रिलीजन एवर क्रिएटेड. Yes, sir. ओके, तो जीके का क्वेश्चन है. तो देखो, इट्स लाइक दिस. जैसे अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. व्हेन वी डिवाइड द होल वर्ल्ड इनटू रिलीजन, देन देयर इज अ सेंस ऑफ सेपरेशन दैट ये इस रिलीजन से है, वो उस रिलीजन से है, ये इस रिलीजन से. बट एट द कोर ऑफ ऑल द रिलीजन्स, इफ वी सी, अगर हम ऐसे भी देखें किसी को, आप देखते हो किसी दूसरे रिलीजियस पर्सन को, देखते हो ना, कोई और जो आपके रिलीजियस बिलीफ को फॉलो नहीं करता है, तो डज ही लुक डिफरेंट देन यू? No, sir. सेम लगता है ना? Yes, sir. इतने सारे लिविंग बीइंग्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में. ह्यूमन बीइंग्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लिविंग बीइंग हैं, तो वो तो डिफरेंट लगते हैं, है ना? लगते हैं ना डिफरेंट. Yes, sir. उनके कोई रिलीजन सेपरेशन होता है? जैसे घोड़ा बोलता है मैं इस रिलीजन से हूँ, हाथी बोलता है मैं इससे हूँ. ऐसा तो नहीं होता है. होता है? No, sir. अच्छा. No, sir. क्या, अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक हाथी ये कहता है कि मैं तो मतवाला हूँ, और शेर कहता है मैं जंगल का राजा हूँ? क्या वो कभी आपस में ऐसा बोलते होंगे? ये हम ही लोगों ने बनाया है? किसने बनाया है? Sir, ये हम जंगल का. खुद की अपनी लैंग्वेज होती है, वो साउंड से बातें करती है. ठीक है, लैंग्वेज तो होती है, लेकिन क्या वो ये बोलते होंगे कि मैं जंगल का राजा वो शेर का? हमारी भाषा नहीं बोलते जैसे नहीं हम बोलते. बोलते हैं. अच्छा, तो ये मतलब साउंड से कन्वर्ट. अच्छा मैं बोलूं? Yes, ठीक है. तो क्या होता है, शेर कभी कहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, सब मेरा कहना मानेंगे? कहता है क्या? नहीं कहता No, होगा. sir. हाथी कहता होगा कि अगर कोई मेरे से बात नहीं करेगा या मेरे को परेशान करेगा तो मैं उसको कुचल दूंगा? बोलता होगा? No, sir. तो देखो एनिमल्स सर हम कैसे. सर चलो आज हम आशवी को दे देते हैं. राजा क्यों मिलते हैं कहने आज का तो मतलब कैमरा भी खोल दो. कैमरा भी खोलो, तब बोल रहे हो तो. यहाँ अब बताओ. चलो चलो भाई, अब आशवी सेशन लेने सर वाली. मैं ये हाँ बताओ. सर मैं ये बोल रही हूँ कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? क्यों हम कहा ऐसे जाता ही है? बोलते हैं सर. क्यों कहा जाता है? ये पूछ रहे हो आप? ये पूछ रहे हो क्या? बोल Yes, नहीं. sir. आर यू आस्किंग क्वेश्चन? Yes, sir. ओके. क्यों कहा जाता है? बता तो रहा हूँ, फिर मैं बता तो रहा हूँ, आप बोल रहे हो तो फिर सब गड़बड़ हो जा रहा है. तो देखो, जिसको भी हम जो बोलते हैं, शेर को राजा बोलते हैं, हाथी को ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, ये बोलते हैं, बट अगर हम उनके वर्ल्ड का हिस्सा होते तो वो कभी आपस में ऐसे नहीं बात कर रहे होते कि मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ. वो एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं, बहुत हैप्पीली रह रहे हैं, और वो इकोसिस्टम नेचर ने बनाया, जिसको प्रकृति बोलते हैं, और प्रकृति ने कुछ नियम बनाए हैं, और उन नियम को हम गुण बोलते हैं. उन गुणों के आधार पर लोग अपना अपना काम करते हैं. तो जानवर अपना काम करता है, पेड़ पौधे अपना काम करते हैं, इंसान अपना काम कर रहा है. ठीक है. तो अलग अलग गुण है, 3 गुण होते हैं, 3 टेम्परामेंट जिसको बोलते हैं. हर इंसान के अंदर उनका बैलेंस होता है 3 टेम्परामेंट्स का, और उन टेम्परामेंट की बेसिस पे हम क्लासिफाइड करते हैं कि एक इंसान बहुत अच्छा है, ये तो एकदम काम कंपोज रहता है, दूसरे इंसान को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, तीसरे इंसान को तो कोई मतलब नहीं है दुनिया से. तो 3 तरह के. ठीक है. उसको अगर आप संस्कृत में बोलोगे तो तामसिक, राजसिक एंड सात्विक,
3 qualities. These qualities are the outcome of nature. नेचर से जो मिलती है, और नेचर का मतलब केवल यही नहीं है जो हम आसपास देख रहे हैं. दैट इज दी, जो भी एक्सटर्नल है हमारे आसपास, इंक्लूडिंग अवर बॉडी, इंक्लूडिंग अवर माइंड, ये भी नेचर का ही हिस्सा है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसकी 3 क्वालिटीज होती है, उससे 3 क्वालिटीज आती हैं. उन 3 क्वालिटीज से टेंडेंसीज बनती हैं लोगों की, कोई इंसान कैसा होगा. तो जो एनिमल्स हैं वो सब उस प्रकृति को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, उनको बताया गया है, उनको ऐसे ही क्रिएट किया गया है, वो फॉलो कर रहे हैं. उनके अंदर कोई सेपरेशन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है किसी चीज का. कोई भी एनिमल किसी एनिमल को वो नहीं करता है, बुली नहीं करता है. कोई भी एनिमल किसी एनिमल का मजाक नहीं उड़ाता है. सब अपने इकोसिस्टम में फिट बैठ रहे हैं. जस्ट दैट ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज उनके पास एक सोचने की क्षमता है, उनके पास एक विजडम है, और ये विजडम वो यूज कर रहे हैं रॉन्ग और गुड दोनों चीजों में. तो उससे क्या हो रहा है, इस माइंड से, जो ह्यूमन का जो माइंड है, ये माइंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. एनिमल का माइंड तो केवल और केवल इंस्टिंक्ट को ही फॉलो करता है. उसको पता है कि अगर उसने सूंघ लिया हिरन ने, शेर यहीं कहीं है, तो हिरन भाग जाएगा. ठीक है, हिरन अपनी जान बचा लेगा. तो वो इंस्टिंक्ट है उसकी. उसके पास हायर ब्रेन नहीं है कि वो सोचे कि अच्छा शेर आएगा तो मैं उससे नेगोशिएशन कर लूंगा, बोलूंगा कि भाई आज मत खा, कल खा लेना, आज मेरा बर्थडे है यार, आज क्यों खा रहा है. ऐसे नेगोशिएशन ये कौन करता है, ये इंसान करता है केवल. तो इंसान के पास वो एक पावर है कि वो ऐसे कर सकता है. ठीक है, वो विजडम है. तो इसी पावर की वजह से, जब पावर होती है तो क्या होता है, व्हेन पावर कम्स यू बिकम पावरफुल. ओके, एंड दैट पावर समटाइम्स मेक्स यू फुल ऑफ प्राइड एज वेल, कि मेरे पास तो ये पावर है, वाह, मैं तो इसका गलत यूज भी कर सकता हूँ. जैसे आप कभी मूवीज में देखते हो, किसी एक आदमी को जब पावर मिल जाता है, फिर वो एकदम प्राइड में चला जाता है, वो जो चाहे कर रहा होता है. जैसे एक मूवी आई रिमेम्बर, इट वाज अबाउट बैटमैन एंड हु वाज द opposite of it, Batman and Batman was the Superman. Batman, that was different. Batman and Godwin or something, ऐसा कुछ था. या एक स्पाइडरमैन एंड और भी था. तो उसमें क्या होता है कि वो सेम पावर किसी और के पास आती है, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं लैब में, और वो एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाता है, तो वो साइंटिस्ट के अंदर पावर घुस जाती है, और वो साइंटिस्ट फिर एकदम नेगेटिव कैरेक्टर बन जाता है, और वो फिर एकदम बड़ा पावरफुल, वो सब नुकसान करता है. तो पावर से क्या होता है, वो प्राइड आ जाता है. तो ह्यूमन बीइंग्स के पास भी सेम चीज है. उसके पास ये जो थिंकिंग पावर है, ये पावर कभी कभी उसके अंदर प्राइड डेवलप कर देती है. उसके अंदर एक ऐसी थिंकिंग डेवलप कर देती है कि वो भूल जाता है कि वो भी इसी नेचर का हिस्सा है जिसके ये सब बीइंग्स हैं. और उसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हो, कोई और बंदा भी आता है जिसका अलग रिलीजियस बिलीफ है. तो जो रेयांश ने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा रिलीजन, व्हाट वाज द फर्स्ट रिलीजन क्रिएटेड, तो हमको इस बात पे इतना सोचने की जरूरत नहीं है. जीके के तौर पे तो हम सोच सकते हैं कि कौन सा, उसकी हम हिस्ट्री अगर देखेंगे, हर एक क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पर अगर हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा. बट आवर अप्रोच शुड बी दैट ऑल दीज रिलीजन्स, ऑल दीज डिफरेंट सेक्ट्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, नोबडी हैज मेड इट. ये ऊपर से बन के नहीं आए, हमने अपने सहूलियत के लिए बनाया. ठीक है, तो all these are leading to the same path. All these are the different ways of doing the same thing. जैसे अगर मैं आपको एक काम दूं, अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अभी मेरे घर आना है, ठीक है, सब अलग अलग जगह से हैं आप लोग, मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मैं बोलूं आपको मेरे घर आना है, तो आप कैसे आओगे? सब अपने अपने यहाँ से आएंगे ना, गूगल मैप पे चेक करेंगे. सबका गूगल मैप सेम होगा क्या? नहीं होगा ना. होगा सेम? रेयांश का अलग हो सकता है, सनम का अलग हो सकता है, सौम्या का अलग होगा, ठीक है, निहारिका का अलग होगा, जो लोग जम्मू से, जो लोग नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हैं बच्चे, उनका अलग होगा. बट गोल क्या है उन सबका? यहाँ आना मेरे घर पे. लेकिन अल्टीमेटली वो लोग घूम फिर के कहाँ से ऐसे करके, सबका जीपीएस, अगर सबका जीपीएस एक साथ एक ही जगह पे दिखता है, एक ही मैप पे, तो कितना कैसा लगता है, स्पाइडर आ रहा है ऐसे स्पाइडर वेब. लेकिन सब कहाँ आ रहे होते हैं? सब एक ही सेंटर पे आ रहे होते हैं. जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसी गूगल मैप के एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि हम सबका भी एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव है, बट हम उसको फुलफिल कैसे करते हैं? डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ से, डिफरेंट अपने थॉट्स प्रोसेसेस से. हम अलग सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, मैं
ऐसा सोचता हूँ तो मैं इस ग्रुप का हिस्सा बन जाऊं, ठीक है। जैसे आप लोग हो, अगर मैं बोलूं कि किस किस को एआई पसंद है, तो आप में से बहुत सारे लोग हाथ खड़ा करेंगे। तो हो सकता है आप लोग बोलेंगे चलो यार हम लोग सब एक साथ बैठ के ना एआई का कुछ बनाते हैं। तो जो दूसरे बच्चे हैं जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है वो आपके साथ नहीं बैठेंगे ना, वो बोलेंगे कि हमें तो आर्ट में इंटरेस्ट है, तो हम जरा आर्ट में ही अपना ध्यान लगाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एआई का ग्रुप अलग बन रहा है, आर्ट वालों का अलग बन रहा है। तो जो आपके टेम्परामेंट है, जो आपके गुण है, उसके आधार पे आप अपना ग्रुप चूज कर रहे हो। सिमिलरली जैसा लोगों का टेम्परामेंट है, जैसा लोग सोचते हैं, जैसा उनकी फीलिंग्स हैं, जैसा वो बड़े हुए हैं, जिस तरह का उनको वैल्यूज मिले हैं, उसके आधार पे वो अपने रिलीजियस बिलीफ को फॉलो कर रहे होते हैं। बस सेम चीज है, लेकिन एआई के थ्रू, आर्ट के थ्रू, योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, साइंस के थ्रू, और क्या किया हमने, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमने सीखा। हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हम विवेकशाला के पर्पस को ही तो पूरा कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक दैट, अलग अलग रिलीजियस बिलीफ, अलग अलग रिलीजियस आपके विचार, अलग अलग रिलीजन आप फॉलो करते हो, बट अल्टीमेटली आप एक ही दिशा में आगे बढ़ते हो, ठीक है। आपका बढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है, बस जीपीएस एक ही जगह लेके जाता है सबको। ओके, तो अब ये क्वेश्चन जो है ये आप गूगल पे सर्च करना कि सबसे पहले कौन सा रिलीजन आया, तो आपको आंसर मिलेगा एंड यू विल बी हैप्पी टू नो द आंसर। आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, बट आपको अच्छा लगेगा अगर आपने सही सोर्स को पकड़ा होगा। तो मतलब गूगल में भी तो अलग अलग सोर्स होते हैं ना, टू ट्राई टू गेट द सेम सोर्स, राइट सोर्स, ठीक है। खुद देखना आप इस बात को। ऋषित सर पर मैप्स कभी कभी गलत जगह पे भी तो ले जाते, तो हमें मैप्स क्यों फॉलो करने चाहिए? यस, मैप्स तो ऐसा है कि देखो कभी कभी गलत जगह पे लेके जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऋषित, these days what happens that we do not have faith, in fact we don't have right person who can guide us। बहुत मुश्किल से मिलता है ना, तो इसलिए हम मैप पे रिलाई करते हैं। पर जब मैप नहीं थे पहले, तब लोग बिना मैप के भी ट्रैवल करते थे। उस समय क्या होता था कि वो लोगों से पूछ पूछ के जाते थे कि भैया बता दो जरा ये रास्ता कहाँ है, भैया वो रास्ता कहाँ है। तो उस समय क्या होता था कि लोग बता देते थे। अब क्या है कि गूगल मैप आ गया है, अब वो मैप गलत भी हो सकता है, वो आपको गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर रियाज के क्वेश्चन के साथ अलाइन कर देते हैं कि हम एक कॉमन गोल के लिए आगे बढ़ रहे हैं विद डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ, तो हो सकता है कोई ऐसा बिलीफ हमें गलत डायरेक्शन में भी लेके जाए। ऑफ कोर्स हो सकता है, अगर हम किसी एक ऐसे उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, जो कह रहा है और हम करे जा रहे हैं। चाहे वो आप कोई भी बिलीफ को फॉलो कर रहे हो, अगर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होंगे तो फिर आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हो। तो गूगल मैप के केस में भी ऐसा ही है, आपने मैप लगा दिया, पता चला आपने डेस्टिनेशन ही गलत डाली थी, पता चला वो गलती से कहीं और टच हो गया था, आपने उसको चेक नहीं किया वेदर इट इज गोइंग टू द राइट वे और नॉट। अगर हम उस पर पूरी तरह से रिलाई हो जाएंगे तो वो हमें अंधेरे में इधर उधर भटका भटका के पता नहीं कहाँ गलियारे में ले जाके गलियों में छोड़ देगा, और ऐसा होता है हमारे साथ कई बार। तो इसलिए हमें भी अपना कंसाइंस भी यूज करना है, ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है किसी भी बिलीफ को, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन करना है, चैलेंज करने हैं। अगर हम किसी मास्टर को फॉलो कर रहे हैं या किसी मेंटर को फॉलो कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन भी पूछना है, उससे उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करना है इतनी आसानी से। स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ी क्वालिटी यही तो थी कि वो हर एक चीज को चैलेंज करते थे, हर एक चीज को चैलेंज करते थे। चाहे वो आपको बोलता है कि हाँ वहां जाओगे तो आपको एक बहुत अच्छा ये मिलेगा, आपको ऐसा होगा, आपको वैसा होगा, बट वो फिर भी चैलेंज करते थे उन सब चीजों को, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है ऋषित। तो इसलिए ब्लाइंडली केवल उसी पे रिलाई नहीं करना है, देखते रहना कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, नहीं पता चला वो ले लेके हमको नदी में उतार रहा है और हम जा रहे हैं नदी में गाड़ी लेके, नहीं 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 मैं जाऊंगा, गूगल मैप कह रहा है ये रास्ता है, ऐसा नहीं करना है, अपना भी तो यूज करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। Excuse me, sir. यस, Then why is the compass for? हाँ ये क्या है, why is the Compass. compass? Yes, sir. compass, डायरेक्शन वाला कंपास। कंपास। ओके, क्या है, पूछना क्या है आपको?
Sir, why is the compass for then? Why is the compass for? What's the use of compass बोल रहे हो क्या? Yes, sir. अच्छा, हम उससे कुछ और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लिटरल थोड़ी ना हम लोग इधर उधर जाने की बात कर रहे हैं, वो तो एग्जाम्पल था। कंपास तो जैसे जीपीएस है वैसे कंपास भी है। पहले कंपास यूज होता था क्योंकि लोगों के पास जीपीएस नहीं था, वो जो शिप्स में ट्रैवल होता था तो कंपास यूज करते थे, वो आपको डायरेक्शन देता था, वो नॉर्थ की ओर वो करता था, तो उससे आप नॉर्थ की डायरेक्शन पता कर सकते हो और उससे आप ईस्ट और वेस्ट बाकी डायरेक्शन पता कर सकते थे, और आपको पता होता कि आप इतने नॉटिकल माइल्स पे चल रहे हैं और अभी आप पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो शिप्स में यूज होता था, अब जीपीएस यूज होता है। ठीक है, आयुष्मान को कुछ पूछना है? पूछिए। कंपास का क्या यूज है? आवाज नहीं आ रही आपकी। आयुष्मान स्पीकर पास में रख के बोलना। हाँ, सर मेरा भी वही सेम क्वेश्चन था कि जब मैप्स अब आ गए हैं तो फिर कंपास की क्या जरूरत है? जब क्या है? जब अब मैप्स आ गए हैं तो फिर कंपास की क्या जरूरत है? तो कॉम्पास कौन यूज करता है आजकल? कहाँ यूज करते हैं? वो तो इवॉल्व हो गया ना। जैसे फर्स्ट सेशन में हमने देखा था ना, टेलीफोन ग्राहम बेल का था, वो हम यूज करते हैं? हम नहीं करते हैं। अब हम सेल फोन यूज करते हैं। कॉम्पास तो आपके सेल फोन में भी है, पता है ना आपको? कॉम्पास होता है सेल फोन में, है पता है आपको? यस सर, आईफोन में होता है, आईफोन में ऐप डाउनलोड होती है। भी डालो, आपके सेंसर अगर होगा उस फोन में तो कॉम्पास होता है, आप इंस्टॉल करके इसको ऐसे रख सकते हो, अपने घर का डायरेक्शन देख सकते हो कि कहाँ से क्या है कैसे क्या है, ऐसे रखो। बट इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, ऐसे अच्छी सरफेस पे रखना पड़ता है। तो ये तो इवोल्यूशन हो गया ना, अब फिजिकल कॉम्पास का कोई यूज नहीं रहा। पहले होता था तब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं थी, तो तब कॉम्पास ही अपने आप में एक टेक्नोलॉजी थी। ऐसे समझो किसी भी चीज को, किसी भी टाइम में जो भी इन्वेंट हुआ है वो ग्रेट है। ठीक है, ग्राहम बेल का फोन वो द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता आज। वो तो पहला प्रिंसिपल तो वही है ना, जब वो प्रिंसिपल यूज हो रहा है बाकी चीजों में तभी तो हमारे पास ये आ रहा है, तो उसको भी उतनी वैल्यू देनी है। तो उस समय की टेक्नोलॉजी है वो। उस समय सोचो किसी ने एक टेलीफोन बनाया जो कि एक साउंड एक जगह से दूसरी जगह आवाज भेज रहा है, कम्युनिकेशन कर सकता है, कितनी बड़ी बात है। ये तो आज तक ये तो बन ही रहा है, ये तो धीरे 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 एवोल्यूशन हुआ तो ये तो बनेगा ही बनेगा। बट वो जो पहला चीज होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जो पहली चीज होती है, जो पाइनियर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और कौन है? सर आई एम आस्किंग, जैसे कि आपने कहा कि कंपास जो होता है वो हमें इतने कंपास में अटक गए सब। इतने को बताता है, तो हाँ। सर कंपास में तो बस नॉर्थ और साउथ का दिखाता है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड पर वर्क करता है, तो फिर हम ईस्ट और वेस्ट का कैसे देखेंगे? तो अगर आपको एक डायरेक्शन पता है बाकी डायरेक्शन नहीं पता होंगी? नहीं सर, जैसे कि सर कंपास का जब भी उसमें दो कांटे होते हैं, जब भी वो घूमते वो हमेशा नॉर्थ और साउथ ही फेस करते, कभी ईस्ट और वेस्ट उन्होंने किया ही नहीं। तो फिर ईस्ट और वेस्ट नहीं किया तो वो तो आप पता कर सकते हो ना। उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता ईस्ट बोलते हैं उसको, और पीठ पीछे है पश्चिम, बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाहिने हाथ तुम्हारे दक्षिण, चार दिशाएं होती हैं ये, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। हमारी पोइट्री होती थी ये हमारी। अगर आपको पता, अगर आप सुनो, अगर आपको पता है सन कहाँ से राइज करता है तो वो आपके ईस्ट है। ठीक है, और जैसे आप उसकी ओर फेस करके खड़े होगे तो बैक में आपके क्या होगा? वेस्ट होगा। आप ऐसे हाथ करके खड़े होगे, लेफ्ट में क्या होगा आपके? यस, ऐसे करोगे राइट में बस हो गया। आपने कहा शिप्स में कंपास को ऐसे यूज करते, तो अगर शिप पे कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कंपास मैग्नेटिक फील्ड पर ही वर्क करता है, अगर कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है और उसी के एकदम साइड में कंपास रखा हुआ है और वो कंपास को वहां से नहीं हटाएंगे, वो उनको वहीं पर रखता है, तो फिर तो सर कंपास काम ही नहीं करेगा। तो वो हम उनको बताएंगे ना कि ऐसा ना करो, वो करेंगे तो उनकी पिटाई भी करेंगे कि क्या कर रहे हो तुम, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करोगे तो कॉम्पास को तो उधर को जाना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हटाना पड़ेगा वहां से।
तो वो तो शिप के जो कैप्टन होंगे उनको पता होगा, हमें तो आता ही नहीं चलाना। तो कैप्टन को तो पता होगा कि उसके आसपास कोई भी मैग्नेटिक चीजें रखनी नहीं है उसको एकदम। इसीलिए जो कॉम्पास होता है वो एकदम ऐसे रखा जाता है, बिल्कुल वो ऐसे हाथ में नहीं रखा जाता। शिप के जो कॉम्पास होते हैं, शिप में जो कॉम्पास होता है ना, अभी भी होता है कॉम्पास। अगर आप सोचोगे कि कॉम्पास तो पुराना हो चुका है, अभी भी जो लेटेस्ट शिप्स हैं उनमें कॉम्पास होता है, और उसको ऐसे हाथ में नहीं रखते हैं। कॉम्पास को कैलिब्रेट करना पड़ता है और उसको ऐसी सरफेस पे रखना पड़ता है कि उस सरफेस में एकदम वो अच्छे से रखा हो। अगर वो थोड़ा भी टिल्टेड होगा तो डायरेक्शन चेंज वेंज दिखाएगा। इसलिए वो ऐसे रखा जाता है कि वो उसको कोई ह्यूमन अपने हाथ से हिला नहीं सकता, वो एकदम फिट होता है, ऊपर पे ऐसे रखा होता है, वो उस पर दिखता है। लेकिन उन्होंने डेकोरेशन के लिए लगाया और उनको डेकोरेशन एकदम हटानी नहीं है, वो वैसे अच्छा लग रहा है। तो फिर अब पता नहीं, वो उनसे पूछेंगे कि तुमने डेकोरेशन के लिए क्यों लगाया। ठीक है, चलो हो गया आज का सबके क्वेश्चंस कंप्लीट। देवांश। यस सर। ओके, अच्छा सुनो, आज शाम को हमारा एक म्यूजिकल इंटरैक्शन सेशन है। तो अब तक के जो भी जितने भी सेशंस हुए हैं, सर हम उसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट करेंगे। किसी को आते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने हमारी क्लास में? यस सर। एक्चुअली मेरे पास है पियानो और गिटार। तो आता है आपको मेरे बजाने? पास भी गिटार है लो, लेकिन सर आई नो हाउ टू प्ले पियानो। सर आई नो हाउ टू प्ले गिटार। एक्सक्यूज मी सर। किसी को आता है तबला बजाना? आता है किसी को? सर मेरे पास तबला है ही नहीं घर पे। एक्सक्यूज मी सर। यस। हम हिंदी सॉन्ग भी गा सकते हैं? नहीं सुनाई दिया मुझे। आप लोगों को गाने की जरूरत नहीं है, वो आएंगे वो गाएंगे, आप लोगों को उनके साथ गाओगे आप लोग। आपको अपने गानों में इन्वॉल्व करेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, अभी आपको एक बैनर आ जाएगा आपके ग्रुप पे, और आज क्या करना है अभी अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। और आज हम लोगों को कैसे कैसे आना है और कैसे आज का सेशन एंजॉय करना है। तीन लोग आज कनेक्ट करेंगे। सर आई नो हाउ टू प्ले गिटार। यू नो हाउ टू प्ले गिटार? यस सर। ठीक है, गुड। अभी मैं एक मैसेज भी करूंगा ग्रुप में, जिन बच्चों को जो कुछ आता है बजाना वो मेरे को थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है, क्या क्या बजा सकते हैं। और अगर वो लोग अच्छा बजाते हैं तो जो गेस्ट होंगे उनको बजाना होगा अच्छा। अगर आप बहुत साल तक अच्छे से बजा रहे हो तो आप बजाना, अगर नहीं बजा रहे हो तो आप फिर उनसे सीखो, ठीक है, कैसे होता है। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी, क्या बात है बताओ। सर मैं ये बोल रहा था कि मैं शाम को एनएसडी जाता हूँ तो मैं ज्वाइन नहीं करता। एनएसडी जाओगे तुम आज? लापोला करोगे आप एनएसडी में जाके? नहीं सर, तो मतलब लाइक कंपटीशन है, वर्कशॉप। चलो ठीक है, गुड, ऑल द बेस्ट। हाँ क्या है, क्या देवांश बेटा, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ पाता है। अब बोलो जरा एक बार। हाँ। कोई समझ में आ गया? किसी को आया क्या समझ में? नहीं आया? देवांश नहीं सुनाई दे रहा, आप मेरे को मैसेज कर देना देवांश, आपको जो पूछना है, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ओके चलो, सबको बैठे रहना है, जाना नहीं होता है। बाय, मिलते हैं शाम को। बोलो बाय। अच्छा ऐसे बोलना है। बाय सर। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना है तो मेरे को मैसेज कर देना। सर मेरे पास क्वेश्चन नहीं है।
क्या सर है? मुझे आपको बताना है। सर मैंने गूगल पे सर्च किया which was the first religion ever created. क्या दिया गूगल ने आंसर? सर गूगल ने आंसर दिया है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। सर ये इंडो ईरानियन रिलीजन। यस। तो आपको क्या लगता है कि ये सबसे पुराना रिलीजन था? यस सर। सर यही एक नॉन रिलीजन है जो सबसे पहले बना और ये रिकॉर्ड में भी है। तो इसका मतलब रेयांश जो है वो जोरोस्ट्रियन तो है नहीं रेयांश, तो इसका मतलब उसका रिलीजन तो बहुत पुराना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया आपके दिमाग में? यस सर मैं सोच रहा था सर्च करने के लिए कि इन विच ईयर वाज हिंदुइज्म क्रिएटेड। यस, ऐसा क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए। जब आप कोई ऐसा आंसर देखो तो फिर सोचो कि अच्छा हिंदुइज्म से क्रिएट। तो अब आप सर्च करो नेक्स्ट, वो क्या आंसर आएगा, और फिर आपका ट्रू मीनिंग भी सर्च करना, ठीक है? जैसे अभी मैंने बताया था ना आपको कि जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है। तो सर मैंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया, इसमें आ रहा है पारसी धर्म। अच्छा, ओके। अब आप एक और वर्ड सर्च करना आफ्टर क्लास गेट्स ओवर, ठीक है? उसके बारे में पढ़ना, थोड़ा सा लिख लो कहीं पे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, आई हैव ए डाउट। टेल मी। सर मैंने बहुत बार देखा है जब नॉर्थ साउथ के ना बीच में वो कुछ डायरेक्शंस भी होती हैं। यस, होती हैं, सब डायरेक्शंस बोलते हैं उसको। तो 4 डायरेक्शन होती हैं जैसे, है ना? वैसे 8 डायरेक्शन भी होती हैं, 16 भी होती हैं। सर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बीच में जैसे नॉर्थ और ईस्ट, Yes. उसके बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट होता है, साउथ वेस्ट होता है, ठीक है? अब ऐसे करके उसको एक्स एंड वाई में डिवाइड करेंगे, फिर उसको इंटरसेक्ट करेंगे तो एक और डायरेक्शन आ जाएगा, फिर उनके बीच में और इंटरसेक्ट करेंगे तो और डायरेक्शन बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन नाम की भी कोई चीज नहीं होती। आप जितना उसको इंटरसेक्ट करते रहोगे आपको अलग अलग डायरेक्शन मिलती रहेंगी। बट हाँ, एक डायरेक्शंस आर इंफिनिटी। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए वो 4 डायरेक्शन बनाई गई हैं, जो कि एक फाउंडेशन है, ठीक है? अदरवाइज डायरेक्शन नाम की भी कोई चीज नहीं है, ठीक है? हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम है, ताकि हमें समझ में आए कि टाइम हो रहा है, बट टाइम तो अनंत है। वो तो उसको एक फॉर्म में डाल देना 24 आवर्स या 365 डे, वो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। कुछ फॉर्मूलाज हमने बनाए हैं अपने लिए, बट नेचर ने उसको कभी ऐसे नहीं बनाया। नेचर को थोड़ी था कि 24 घंटे का एक टाइम होगा। अब हमने इवेल्युएट किया, हमने कैलकुलेट किया, हमने क्रिटिकल थिंकिंग से देखा, अच्छा सन को इतना टाइम लग रहा है, यानी ये रोज इतने में जाता है, तो किसी ने सोचा होगा कि कितना इसका समय क्या लग रहा होगा, तो उसने एक ऐसा फिर इंस्ट्रूमेंट बनाया होगा जिसने कैलकुलेट करके दिखाया कि इस वैल्यू पे हम जज कर सकते हैं कि सन यहाँ से वहां मूव करता है, तो 24 आवर्स, आई थिंक इसको ऐसे डिवाइड करें तो नंबर्स आए, मैथ्स यूज हुई वहां पे, तो उससे फिर क्लॉक बनी। अब वो क्लॉक हमें हेल्प कर रही है जानने के लिए, बट अगर नेचर के फॉर्म में सोचो तो नेचर के फॉर्म में टाइम ऐसे बाउंड नहीं है कि उसको हम लोग बोलें कि हाँ 24 घंटे होते हैं। जैसे डायरेक्शन आपकी 4 से 8 हो गई, 16 हो गई, वैसे ही आपका जो टाइम है वो भी तो हो सकता है, होता ही है वो भी। आप बोलते हो 5 घंटे, लेकिन कभी 5.5 घंटे भी तो बोलते हो ना, 5.25 भी तो बोलते हो। केवल 5 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे थोड़ी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, 23.5 भी बोलते हैं कभी कभी। तो उसके बीच में भी तो टाइम के छोटे छोटे वो हमने किए हुए हैं ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना? तो वैसे ही डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है? चलो सर ओके। आठवीं, तुम्हारे गले को आराम दो, थोड़ा पानी पियो। अब बाय सर, शाम को मिलेंगे। बाय बाय। बाय।